दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रीय आंदोलन एवं संवैधानिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2, जो आपके आगामी अध्यापक भर्ती परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के राष्ट्रीय आंदोलन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन एवं संवैधानिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, असहयोग आंदोलन के एजेंडा में निम्नलिखित कार्यक्रमों में क्या शामिल नहीं था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, अदालतों का बहिष्कार, कानूनों की अवमानना या 1919 के अधिनियम के अंतर्गत चुनावों का बहिष्कार। तो सही उत्तर कानूनों की अवमानना असहयोग आंदोलन के एजेंडा में शामिल नहीं था। दोस्तों, असहयोग आंदोलन के कार्यसूची में सरकारी उपाधि, स्कूल, न्यायालय और विदेशी सामानों के पूर्णतः बहिष्कार की योजना थी। इसके अतिरिक्त 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों का कांग्रेस ने गांधी जी के निर्देशानुसार बहिष्कार किया था। 1920 के चुनाव में भाग नहीं लिया, लेकिन कानूनों की अवमानना संबंधी कोई योजना असहयोग आंदोलन की कार्यसूची में नहीं थी। अगला प्रश्न है, फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगित किए जाने पर किसने ये टिप्पणी की थी कि जब जन उत्साह अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा था, उस समय वापसी का आदेश देना एक राष्ट्रीय आपदा से कुछ भी कम नहीं था। तो सही उत्तर सुभाष चंद्र बोस का कथन है। दोस्तों, 1920 से 22 में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चल रहा था और आप जानते हैं कि 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर थाने पर जनता ने आक्रमण करके पुलिस के 23 जवानों को जिंदा जला दिया। इस हिंसा के विरोध में गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। गांधी जी के इस निर्णय की आलोचना करते हुए सुभाष चंद्र बोस का कहना है कि जब जन उत्साह अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा था, उस समय वापसी का आदेश देना एक राष्ट्रीय आपदा से कुछ कम नहीं था। आंदोलन को समाप्त करने के समर्थन में गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा, आंदोलन को हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यंत्रणापूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत को भी सहने को तैयार हूँ। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को अंततः वापस लिया गया था, कैसे? तो सही उत्तर चौरी चौरा में हिंसक वारदात होने के कारण। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन चौरी चौरा में हिंसक वारदात के बाद वापस लिया गया था। चौरी चौरा 4 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन के दौरान गोरखपुर उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारियों की भीड़ ने थाने में आग लगा दिया, जिसमें 23 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। 4 फरवरी 2021 को चौरी चौरा कांड के 100 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा इसे शताब्दी समारोह के रूप में मनाया गया। अगला प्रश्न है, स्वराज दल की स्थापना का मुख्य मुद्दा क्या था? आपको बताना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, प्रांतीय स्वशासन, काउंसिल प्रवेश या बंगाल विभाजन? तो सही उत्तर काउंसिल प्रवेश। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने औपनिवेशिक सत्ता का विरोध जारी रखने के लिए एक नई रणनीति की वकालत करते हुए सुझाव दिया कि राष्ट्रवादी आंदोलनकारी विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिलों का बहिष्कार बंद करें। इन काउंसिलों का सदस्य बनकर वे पाखंडी संसद का पर्दाफाश करें। इसी उद्देश्य से CR दास और मोतीलाल नेहरू ने जनवरी 1923 में एक नई पार्टी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया था। अगला प्रश्न है, कौन स्वराज पार्टी से संबंधित था? गोखले, BG तिलक, डॉक्टर MR जयकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद?
तो सही उत्तर डॉक्टर M.R. जयकर स्वराज पार्टी से संबंधित थे। स्वराज पार्टी की स्थापना जनवरी 1923 में C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। डॉक्टर M.R. जयकर भी स्वराज पार्टी से संबंधित थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के समर्थक थे, वो स्वराज पार्टी के समर्थक नहीं थे। जबकि गोखले और B.J. तिलक की स्वराज पार्टी की स्थापना से पूर्व मृत्यु हो चुकी थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो सही उत्तर 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। महात्मा गांधी ने केवल एक बार 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की। इस समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अलग हो गए थे। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी? तो सही उत्तर लाला लाजपत राय। याद रखिएगा, पंजाब के राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय ने कहा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। वस्तुतः कांग्रेस की स्थापना के पीछे अंग्रेजों का उद्देश्य क्या था, इसको लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। इस संदर्भ में लाला लाजपत राय ने ये कथन कहा कि कांग्रेस के बारे में डफरिन ने कहा कि वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या अत्यंत सूक्ष्म है। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा चलाया गया बारदोली आंदोलन किसके विरुद्ध था? तो याद रखिएगा, भूमि कर में अधिक वृद्धि के विरुद्ध था। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वर्ष 1928 में गुजरात के सूरत जिले के बारदोली तालुके में गांधीवादी आंदोलन और सत्याग्रह को पर्याप्त सफलता मिली। बारदोली सत्याग्रह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे संगठित, व्यापक और सफल आंदोलन था। ये आंदोलन सरकार द्वारा बढ़ाए गए 30% कर के विरोध में चलाया गया था। अगला प्रश्न है, नेहरू समिति रिपोर्ट में कौन सी एक संस्तुति नहीं थी? भारत अन्य अधिराज्यों की तरह माना जाना चाहिए, केंद्र में मुस्लिमों के लिए सीटें आरक्षित नहीं होंगी, संसद द्विसदनात्मक हो, सिंध एक मुस्लिम बहुल प्रांत होगा, ये नेहरू समिति रिपोर्ट में शामिल नहीं था। अन्य आपके जो सिफारिशें थी वो शामिल थीं। नेहरू समिति ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1928 में पेश की, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। इसमें जो चीज़ें शामिल थीं, उत्तरदायी सरकार की स्थापना, भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का प्रावधान, संयुक्त निर्वाचन मंडल, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, मौलिक अधिकार की व्यवस्था, अल्पमत वाले क्षेत्रों में मुस्लिमों को आरक्षण और अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को। इसमें सिंध एक मुस्लिम बहुल प्रांत होगा, ये नेहरू रिपोर्ट में शामिल नहीं था। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेहरू समिति रिपोर्ट 1928 के स्रोत से भारत के संविधान में समाविष्ट किया गया है? संघीय शासन, निदेशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य? तो सही उत्तर मौलिक अधिकार। संविधान द्वारा प्रतिपादित मौलिक अधिकारों का प्रावधान संविधान का एक प्रमुख लक्षण है। मौलिक अधिकारों की व्यवस्था का विचार राष्ट्रवादी आंदोलन के दिनों से एक प्रबल विचार माना जा रहा था। 1928 की नेहरू रिपोर्ट में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया था और संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने के स्रोत के रूप में नेहरू रिपोर्ट 1928 का प्रमुख योगदान है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने अपने पूर्ण स्वराज के उद्देश्य को किस वर्ष में निर्धारित किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। राजनीति विज्ञान, नागरिक शास्त्र के साथ दोस्तों सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1925, 1926, 1936 या 1929 में? तो सही उत्तर 1929 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया था। तो याद रखिएगा, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के उद्देश्य को 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया था। अगला प्रश्न है, भारत को पूर्ण आज़ादी 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस अंगीकार करने की मांग किसने की थी? तो सही उत्तर जवाहरलाल नेहरू ने। दोस्तों, पूर्ण स्वराज के संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार और प्रस्तुत किया गया था। अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा
कि आज हमारा बस एक ही लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य। हमारे लिए स्वाधीनता के मायने हैं ब्रिटिश साम्राज्यवाद से पूर्ण स्वतंत्रता। वर्ष 1930 की 26 जनवरी को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया और उस वर्ष से प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाने लगा और इसलिए 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्णतः बनकर तैयार हो जाने के बाद भी 26 जनवरी के यादगार दिन के कारण इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अगला प्रश्न है नमक कानून। देखिए, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है 12 मार्च 1930 को। देखिए, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। ये डेट आपको याद रखनी चाहिए। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम के 80 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। और आप जान लीजिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया और तमिलनाडु में गांधीवादी नेता सी राजगोपालाचारी ने तिरुचनगोड आश्रम से तिरुचिरापल्ली के वेदारण्यम तक की नमक यात्रा की थी और समुद्र में नमक निर्माण किया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को उनके कालानुक्रमिक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नेहरू समिति रिपोर्ट, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, पूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन। तो डेट याद रखिए, नेहरू समिति रिपोर्ट 1928 यानी 1928 की है। देखिए, पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा आप जानते हैं यहाँ पर 1929 का है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो इसी प्रकार से आपका क्रम निर्धारित हो जाएगा। सही उत्तर 1 4 3 2 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है पूना समझौता पर हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? तो गांधी और अंबेडकर, ऑप्शन बी। पूना समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच 24 सितंबर 1932 को हुआ था। रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा 16 अगस्त 1932 को जो सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड था, उसके विरोध में गांधी जी ने पूना की यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू किया था। सांप्रदायिक पंचायत के तहत दलित वर्ग के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। इस समझौते के द्वारा दलितों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का प्रावधान समाप्त किया गया और उनके लिए प्रांतीय विधानमंडल में सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई और केंद्रीय विधानमंडल में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों में 18% की वृद्धि की गई। अगला प्रश्न है किसने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की थी? तो उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की थी। अगला प्रश्न है भारत में एक पृथक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के विचार को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? मोहम्मद इकबाल, रहमत अली, मोहम्मद अली जिन्ना या सर सैयद अहमद खान ने? तो सही उत्तर मोहम्मद इकबाल ने। 1930 में मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्षीय भाषण में कवि और राजनैतिक चिंतक मोहम्मद इकबाल ने सबसे पहले एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा, जबकि भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान का विचार सबसे पहले या पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र रहमत अली ने 1933 में अपने एक पत्र जिसका शीर्षक था नाउ एंड नेबर में प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन के अनंतर गढ़वाल पलटन के जवानों ने जिस स्थान पर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था वो जगह कौन सा है? तो सही उत्तर पेशावर, ऑप्शन डी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के जवानों ने पेशावर में निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। अगला प्रश्न है 1932 के सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड का किसने विरोध किया था? M.K. गांधी, B.R. अम्बेडकर, B.G. तिलक या M.G. राणा डे ने? तो सही उत्तर महात्मा गांधी या मोहनदास करमचंद गांधी ने।
गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन यानी फास्ट अनटू डेथ 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अधिनिर्णय के विरुद्ध प्रारंभ किया, जो कि 24 सितंबर 1932 को अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य हुए पूना समझौते के बाद समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा कितने प्रकार की है? 3, 4, 5 या केवल एक प्रकार? तो सही उत्तर 3 प्रकार की। कौन कौन सी? मनसा, वाचा, कर्मणा। देखिए, अहिंसा का शाब्दिक अर्थ है हिंसा न करना। महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा 3 प्रकार की होती है। पहली मनसा यानी मन में किसी का अहित न सोचना, द्वितीय वाचा यानी किसी को कटु वाणी का प्रयोग करके आहत न करना, और तीसरा कर्मणा यानी कर्म के द्वारा किसी का अहित न करना। और आप जान लीजिए कि ये 3 प्रकार अहिंसा के गांधी जी ने वर्णन किए हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा एक गांधी जी के स्वराज की अवधारणा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कानून का शासन, योग्य व्यक्तियों का शासन, स्वशासन या सत्ताधारी का शासन? तो सही उत्तर स्वशासन। स्वशासन या स्वराज का अर्थ है स्वशासन, और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के समय प्रचलित ये शब्द आत्मनिर्णय और स्वाधीनता की मांग पर बल देता था। गांधी जी के अनुसार स्वराज का अर्थ है जनप्रतिनिधियों द्वारा संचालित ऐसी व्यवस्था जो जन आवश्यकताओं और जन आकांक्षाओं के अनुरूप हो। गांधी जी की पुस्तक हिंदू स्वराज, जिसका शाब्दिक अर्थ है भारत में स्वशासन, स्वराज की अवधारणा को स्पष्ट करती है। अगला प्रश्न है, सही विकल्प पहचानिए। देखिए, गांधी और नेहरू के विचारों में भिन्नता थी, किंतु वे जिस अवधारणा को स्वीकार करते थे वह थी। ऑप्शन है संसदीय लोकतंत्र, योजना द्वारा समाजवाद, पंथ निरपेक्ष समाज की आवश्यकता या देश का विभाजन। तो याद रखिएगा, गांधी और नेहरू के विचारों में भिन्नता थी, लेकिन दोनों ही पंथ निरपेक्ष या सेकुलर सोसाइटी की आवश्यकता पर बल देते थे। गांधी एक धार्मिक व्यक्ति थे, लेकिन वे धार्मिक परिवर्तन के खिलाफ थे। गांधी जी राजनीति का आध्यात्मिकरण करने के बावजूद सांप्रदायिक सद्भाव में विश्वास करते थे। नेहरू के विचार गांधी जी से भिन्न होने के बावजूद भी नेहरू गांधी जी के सांप्रदायिक सद्भाव में गहन आस्था रखते थे, और नेहरू ने जिन नीतियों का क्रियान्वयन किया वे गांधी जी के स्वतंत्रता, अहिंसा, शांति, सर्वधर्म समभाव और निर्धनता उन्मूलन के विचारों पर आधारित थे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर कितने गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? तो सही उत्तर सभी तीनों, ऑप्शन सी। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों से संवाद के लिए लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 से 31 में, द्वितीय 1931 में, तृतीय 1932 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया, जबकि कांग्रेसी प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी केवल द्वितीय सम्मेलन में शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आपको बताना है। नमक सत्याग्रह 1930 सही है। गांधी इरविन समझौता 1930 सही नहीं है। कम्युनल अवार्ड 1932 सही है। क्रिप्स मिशन 1942। तो गांधी इरविन समझौता आप जान लीजिए 1930 में नहीं बल्कि 1931 में हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित नहीं है, अन्य विकल्प सही सुमेलित हैं। दोस्तों, गांधी इरविन समझौता मार्च 1931 में हुआ, और इस समझौते के बाद कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर सहमत हो गई। अन्य तीनों विकल्प आपके सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किसके अंतर्गत किया गया? यहाँ पर अधिनियम दिए गए हैं। प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान दोस्तों आप जानते हैं 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा सर्वाधिक 1935 के अधिनियम पर आधारित है, और 1935 के मुख्य उपबंधों में संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनी केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन तथा संघीय न्यायालय की स्थापना थी। तो एक तरह से आप जान लीजिए कि प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान 1935 के भारत सरकार अधिनियम में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने क्या किया था? भारतीय एकात्मक व्यवस्था प्रदान की, अध्यक्षात्मक व्यवस्था प्रदान की, राज्यपाल की शक्तियों की व्याख्या की, या भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रावधान किया? तो सही उत्तर भारत सरकार अधिनियम 1935 ने
भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रबंध किया था। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ यानी ऑल इंडिया कन्फेडरेशन स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया और इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों और देशी रियासतों से मिलकर होना था। तो याद रखिएगा कि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रबंध किया था। अगला प्रश्न है, संघ सरकार द्वारा राज्यों को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने कहाँ से प्राप्त किया। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि संघ सरकार द्वारा राज्यों को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने कहाँ से प्राप्त किया। 1935 के भारतीय शासन अधिनियम से, अमेरिका के संविधान से, सोवियत संघ के संविधान से या ऑस्ट्रेलिया संविधान से। तो सही उत्तर 1935 के भारतीय अधिनियम से। याद रखिएगा, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की गई और इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को कुछ विशेष अधिकार दिए गए। प्रांतों में गवर्नर, केंद्र में गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे और गवर्नर जनरल गवर्नरों की संघ की रक्षा के उद्देश्य से कोई भी आदेश जारी कर सकता था। संघ द्वारा प्रांतों को निर्देश देना, इस अधिनियम को भारतीय संविधान में 1935 के अधिनियम से ही ग्रहण किया गया है। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने स्वतंत्र मजदूर दल यानी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी या स्वतंत्र मजदूर दल की स्थापना कब की थी। ऑप्शन है 1935 में, 1936 में, 1937 या 1938 में। तो सही उत्तर 15 अगस्त 1936 को याद रखिएगा, ऑप्शन बी। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत में श्रमिक आंदोलन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 15 अगस्त 1936 को उन्होंने भारतीय स्वतंत्र श्रमिक दल यानी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया। 1937 में बम्बई विधान परिषद में कृषि दास्ता की प्रथा को समाप्त करने के लिए उन्होंने विधेयक रखा। ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय विधायक थे। उनकी पुस्तक इनहेलेशन ऑफ कास्ट का प्रकाशन भी 1936 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के सदस्य के रूप में कौन शामिल हुए थे। ऑप्शन है B.R. अम्बेडकर, जगजीवन राम, मोतोरी सत्यनारायण या आर शंकर। तो सही उत्तर जगजीवन राम, इनको बाबू जगजीवन राम कहा जाता है। संविधान सभा के लिए निर्वाचित सदस्यों में भारतीय जनजीवन के प्रत्येक क्षेत्र की उत्कृष्टतम विभूतियां शामिल थीं। उसमें भारत के विभिन्न दलों के अध्यक्ष और नेता शामिल थे, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जवाहरलाल नेहरू, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ से जगजीवन राम, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर शामिल थे। अगला प्रश्न है, 1936 में किसने कहा कि गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो आप सभी जानते हैं ये कथन महात्मा गांधी का है। गांधी जी की नीतियों और सिद्धांतों को प्राय उनके समर्थक गांधीवाद कहकर संबोधित करते थे। इसके प्रति उत्तर में गांधी जी ने 1936 में कहा कि गांधीवाद नाम की कोई वस्तु नहीं है और मैं अपने बाद कोई संप्रदाय छोड़ना नहीं चाहता। इसमें वाद जैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन गांधी जी इस पर सहमत होते हुए भी दिखते हैं। कराची में गांधी इरविन समझौते के बाद जब उनकी आलोचना हुई तो उन्होंने एक सार्वजनिक सभा में कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद सदा जीवित रहेगा। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव कब लड़ा था। ऑप्शन है 1940, 1939, 1938 या 1937। तो सही उत्तर यहाँ पर 1938। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में पहली बार चुना गया। पुनः 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी की, लेकिन महात्मा गांधी द्वारा समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया जो है, गांधी जी उनको अध्यक्ष बनाने के पक्ष में थे। गांधी जी के विरोध के बावजूद 1939 में कांग्रेस के 52वें अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनने में सफल रहे। इस पर गांधी जी ने कहा था कि ये सीतारामैया की हार नहीं बल्कि मेरी हार है। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया और कांग्रेस से अलग होकर मई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक नामक नए दल का गठन किया था।
अगले प्रश्न पर आते हैं कि निम्नलिखित का ऐतिहासिक कालानुक्रम बताइए। इसमें जो घटनाएं हैं, गोलमेज सम्मेलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रचना या साइमन कमीशन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सबसे पहले हुई थी इस घटनाओं में 1885 में। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था, आप जान लीजिए। और गोलमेज सम्मेलन 1930, 31, 32 में हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो सही क्रम आपका हो जाएगा 3, 4, 1 और 2। 3, 4, 1 और 2, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो याद रखिएगा, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया था। किस उपलक्ष्य में? तो दोस्तों, कांग्रेस के सदस्यों ने 22 दिसंबर 1939 को प्रांतीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया था और इसी दिन 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 1940 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही कौन था? ऑप्शन है आचार्य विनोबा भावे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर JB कृपलानी या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सही उत्तर आचार्य विनोबा भावे। अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। ये सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही चुने गए थे व्यक्तिगत सत्याग्रह में। अगले प्रश्न पर आते हैं कि किसने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक यानी उत्तर दिनांकित चेक कहा था? तो सही उत्तर गांधी जी ने, ऑप्शन बी। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की स्थिति जब कमजोर पड़ने लगी तो मित्र राष्ट्रों के दबाव के कारण ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए मंत्रिमंडल के एक सदस्य स्टीफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत भेजा। ये मिशन 22 मार्च 1942 को भारत पहुंचकर युद्ध के बाद भारत को एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने का प्रस्ताव रखा और भारतीय नेता इससे संतुष्ट नहीं थे क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन का सहयोग करके वे धोखा खा चुके थे। इसलिए विभिन्न नेताओं ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। गांधी जी ने इसे उत्तर तिथीय चेक या पोस्ट डेटेड चेक कहा। नेहरू ने कहा कि उनके पुराने मित्र क्रिप्स शैतान के वकील बनकर आए थे। उनकी ये योजना भारत में अनेक विभाजन के दरवाजे खोल देती। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ऑप्शन है क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, बेवेल योजना या माउंटबेटन योजना। तो सही उत्तर क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के तहत युद्ध के पश्चात भारत को डोमिनियन अधिराज्य का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव था। इसके साथ क्रिप्स मिशन द्वारा संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए भी प्रस्ताव किया गया था। अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा के चुनाव आयोजित किए गए थे, किस वर्ष में? आपको बताना है। तो सही उत्तर जुलाई 1946 में। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा के गठन के लिए जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुआ। ब्रिटिश भारत के राज्य क्षेत्र के लिए आवंटित कुल 296 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और छोटे दल और निर्दलों को 15 सीटें मिली। संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ, जिसमें विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है, महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वायसराय और घटनाएं, लॉर्ड इरविन क्रिप्स मिशन, ये सही नहीं है। लॉर्ड बेवेल शिमला समझौता सही है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1919 का अधिनियम और लॉर्ड माउंटबेटन भारत का विभाजन। तो देखिए ऑप्शन ए आपका सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टीफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन जो है 1942 में भारत आया था। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था जब क्रिप्स मिशन भारत आया था, न कि लॉर्ड इरविन। तो लिथगो का कार्यकाल 1936 से 1943 था। तो ऑप्शन ए आपका सुमेलित नहीं है, अन्य विकल्प आपके सही सुमेलित हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो।
नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत भारतीय संविधान में भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और संवैधानिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।